बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 5 T20 मैचेस जो है कल से खेले जाएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, कराची में पिछले दिनों जो है कराची गेम्स का इनेकाद हुआ, जिसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। 42 से ज़ायद गेम्स इस इवेंट में रखे गए थे। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा था, 10 रोज़ तक ये इवेंट जारी रहा। बड़ा ज़बरदस्त खेलों के मुकाबले हमने देखे कि इस इवेंट के अंदर मुनक्किद हुए। बहुत से थोड़े बहुत इससे 17 साल के बाद होने वाले मुकाबलों में कुछ मसाइल तो ज़रूर पैदा हुए। उन मसाइल के हवाले से भी आज हम अपने स्टूडियो में जो है मेहमानों को मदऊ किया है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद है कलीम अवान साहब, जो मार्शल ऑफ KMC कराची गेम्स रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे KMC गेम्स के हवाले से। और उसके साथ मौजूद है आरिफ कादरी साहब, जो गधा गाड़ी रेस में शिरकत कर रहे थे और अपनी गधा तीतड़, जो उनका टाइटल था उस गधे का, वो जब कराची गेम्स मुनक्किद हुए तो उस दौरान जब गधा गाड़ी रेस मुनक्किद हो रही थी, उस दिन इनका मुकाबला जब जारी था, तो उस दौरान वो तीतर जो इनका गधा था वो ज़ख्मी हुआ था और ज़ख्मी होने के बाद वो मर गया। तो यकीनन इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे, कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक मस्बत और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में कमोबेश 20-25 साल के बाद जो आपने देखा कि गुज़श्ता साल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों ने आना शुरू किया, तो मैं ही समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और अब जिस तरह से कल सीरीज़ शुरू हो रही है, तो आपने देखा कि इससे कबल जो शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने वहाँ पे मैचेस खेले और बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम जो है पहली मरतबा अफ़गानिस्तान से सीरीज़ को नहीं बचा सकी और अफ़गानिस्तान की टीम ने क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस सीरीज़ को जीत के एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को जाता है। इससे ये कि इससे कबल भी अफ़गानिस्तान की टीम ने दुनिया क्रिकेट की मुख्तलिफ जो मजबूत टीम है उनके ख़िलाफ़ भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था, लेकिन इससे कबल कभी वो सीरीज़ नहीं जीत पाए थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने का कारनामा अंजाम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक शिकस्त का प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ अपनी इस होम सीरीज़ में वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करे। और जिस तरह से 5 T20 मैचेस हो रहे हैं और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सफिशेंट हैं। और हमारे वो खिलाड़ी जिनको हमने शारजा में, जो हमारे नए खिलाड़ी थे, PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो हमने उन खिलाड़ियों को चांस दिया था, उसमें कुछ खिलाड़ी तो परफॉर्म करने में कामयाब रहे और कुछ खिलाड़ी जो है परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान से हमें शिकस्त हुई थी, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे कुछ नए प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके जो उनसे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी। लेकिन उसके साथ साथ लगता ऐसा था कि हमारी स्ट्रैटेजी भी गलत थी कि जिस तरह से हमने जो 4 या 5 हमारे जो लड़के हमने पहली मरतबा टीम में इंडक्ट किए थे, उनको सबको हमने एक साथ उतार दिया। होना तो ये चाहिए था कि एक एक दो दो खिलाड़ियों को आप मौका देते ताकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो निकल के सामने आती। तो वहाँ पे लगता है ऐसा कि टीम का कॉम्बिनेशन वो नहीं बन सका और एक बैलेंस टीम जो है वो नहीं उतारी जा सकी, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा। लेकिन अब आपने देखा कि जितने भी हमारे मतलब तजुर्बेकार प्लेयर थे जिनको उस शारजा में जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई थी उसमें शामिल नहीं किया था, जिसमें बाबर आज़म है, रिजवान है, शाहीन है और एक दो दूसरे प्लेयर्स हैं, अब वो तमाम प्लेयर जो हैं इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ शामिल हैं। जबकि अगर आप दूसरी जानिब देखें तो न्यूजीलैंड की टीम में 6 खिलाड़ी तो वो हैं जिन्होंने गुज़श्ता चंद माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया था। बाकी उनके 7-8 पूरे खिलाड़ी जो है नए हैं। तो उन्होंने अपने नए खिलाड़ियों पर रिलाय किया है, उन पे कॉन्फिडेंस किया है और वो खिलाड़ी जो है इस टीम में शामिल हैं, इसलिए कि उनके सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो भारत में होने वाली IPL जो है उसमें शरीक हैं या फिर अपनी
ज़ाती वजूहात की बिना पर वो उसमें यहाँ पे पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम जो है नए निस्बतन नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और उनका वो एक्सपीरियंस भी नहीं है जो कि एक बैन अल-अक़वामी सतह की टीम का होता है, और जैसा कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड रहा है, तो न्यूजीलैंड की टीम में ज़ाहिर है नए खिलाड़ी शामिल हैं, तो हम हमारी टीम जो है वो निस्बतन हमें ये लग रहा है ऑन पेपर कि उनसे बेहतर है। ये जाएगा कि हमने 2-3 खिलाड़ी उन्हीं को रिटेन किया है जो शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें ये सीरीज़ जो है जीतनी चाहिए, इसलिए कि देखें जो होम सीरीज़ होती है उसमें कंडीशंस जो होती हैं, एनवायरनमेंट जो होता है आपके बिल्कुल मिजाज के मुताबिक होता है, आप उससे फैमिलियर होते हैं, आप ज़ाहिर है यहाँ खेल रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ का पता होता है। बस सीधी बात यह है कि अगर विकेटें जो हैं वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो उसमें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, तो देखना ही होगा कि विकेटें जो हैं हमारी किस तरह की बनती हैं और हमारी बिल्कुल टीम जो विकेटों है के हवाले से भी उसमें किस बात तरह से परफॉर्म करेंगे, करती है। टीम कम्बिनेशन के हवाले से भी रियाज साहब बात करेंगे। कलीम अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मार्शल ऑफ KMC कराची गेम्स रहे हैं। कलीम साहब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा 17 साल के बाद ये इवेंट मुनक्किद हो रहा था दोबारा, और तकरीबन 42 से ज़ायद गेम्स थे, 6000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। आप मार्शल की हैसियत से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, कैसा देखा? सबसे पहले तो ये बताएं इस इवेंट को। माशाल्लाह ये काफ़ी अरसे बाद हुए हैं ये 42 गेम के, और ये जिस तरह गवर्नर साहब ने इनिशिएट लिया है ये इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और यहाँ मैं एक जिक्र करता हूँ, लोग बोलते हैं माफिया, माफिया एक माइंडसेट का नाम है, तो यहाँ मैं स्पोर्ट्स माफिया बोलता हूँ। तो पूरी कोशिश थी स्पोर्ट्स माफिया की कि इसको नाकाम किया जाए, और बहुत खींचतानी के बाद जो ना, तो जब डिस्कस हुए, मीटिंग्स हुई, तो उसमें अब किसी ने बताया होगा कि इसमें एक मार्शल की जरूरत है जो डंडा घुमा के जो ना डिसिप्लिन को कायम रख सके, और जहाँ सहूलतें हैं उनका फुकदान हो उनको चेक कर सके और किसी की ना सुने। तो मेरा नाम पेश किया गया, तो फिर मैंने बताया सर मार्शल का जो मेरी समझ में आता है कि बिगड़ी कौम को डंडे के जोर से सही करना। तो गवर्नर साहब ने भी और सैफर रहमान साहब ने भी ओके कर दिया, डन कर दिया। और फिर मैंने जिस तरह किया काम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खिलाफ हो गए, मेरे स्पोर्ट माफिया भी खिलाफ हो गए, आप समझ गए होंगे कहाँ मैं पहुंच रहा हूँ। और उन्होंने कोशिश की स्पेशल रैली नाकाम करने की, उन्होंने कोशिश की हर गेम को नाकाम करने की तकरीबन, लेकिन अल्लाह ताला बोलते हैं ना इज्जत दिल अल्लाह ताला के हाथ में, तो अल्लाह ताला ने कुन की और फिर कुन फयाकुन हो गया। अच्छा कलीम साहब, यकीन अच्छे काम करने के लिए जो है मसाइल बड़े दरपेश होते हैं, उस मसाइल को आपने झेला यकीनन कराची गेम्स के अंदर, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि गेम्स का इनिकाद हुआ अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज रहा। तो कैसा देखा आपने कि एक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर तमाम तर खेलों के मुकाबले जहाँ पर भी हो रहे थे वो वहाँ खुद जाकर मौजूद रहे, इस चीज़ को आपने कैसा देखा? क्योंकि माजी में अगर हम देख लें तो ऐसी चीज़ें होती हुई नजर नहीं आई। 17 साल पहले जब इस किस्म के इवेंट्स मुनक्किद हुए थे तो ऐसा कोई रुझान नहीं था। कोई रुझान नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन किया, खुद अपना समझ के, उनके दुख दर्द को समझ के खिलाड़ी को दूसरे हर ग्राउंड में, कुरंगी क्या, शेरशाह क्या, मंगू पीर क्या, बल्दिया क्या, गुलशन मार क्या, नीपा, यानी पूरे कराची में घूमते रहे, दिन रहेगा ना रात रहेगा, रात 2:30-3 बजे तक मैं उनके साथ मीटिंगें करता रहा, उनके साथ घूमता रहा हूँ, माशाल्लाह मैं भी पहुंचा हूँ। उसके अलावा जो गवर्नर साहब ने जाती दिलचस्पी ली, डेली की डेली मुलाकातें वो हो रही हैं गवर्नर साहब की। फिर वजीर आला तक रिपोर्ट पहुंची, वजीर आला का मैं डंकी रेस में और साइकिल रेस में जरूर आऊंगा, और वो आए हैं, और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह वो प्यार मोहब्बत पेश किया गया खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ी के हौसले बुलंद किए गए, और खिलाड़ी इतने पुरजोश थे, लड़के इतने पुरजोश थे, 5000 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद थे, और हर एक को वो इज्जत नफ्स उनकी बाहर की गई जो 11-12 साल पहले जो ना तबाह बर्बाद करने की कोशिश की थी, और दरमियान में कोई इवेंट नहीं होता, बिल्कुल दरमियान में कोई इवेंट नहीं लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो किसी भी गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलीम साहब स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा अहम होता है। माजी में हमने देखा कि बड़े स्पॉन्सरशिप नहीं आते दिखाई दिए, इस दफ़ा पहली दफ़ा इस इवेंट का इनिकाद अगर किया गया तो उसमें गवर्नमेंट की जानिब से कोई पैसा नहीं लगाया गया, जो चीज़ें आई वो स्पॉन्सरशिप प्राइवेट सेक्टर से आई, और फिर प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने जो है एप्रिसिएशन के तौर पर उन्हें बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको शील्ड पेश की, तो कितनी अहम चीज़ थी, इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये सब गाइडलाइन देने के लिए शायद दिमाग चाहिए होता था, और इस दिमाग को शायद आपने वहां तक पहुंचाया। बिल्कुल मैंने आपको याद होगा पिछले इंटरव्यू में मैंने यही कहा था, जो स्पॉन्सर हासिल करते हैं वो खुद कितने मुखलिस हैं, स्पॉन्सर को भी पता होता है, मेरे पास आ रहे हैं तो उनके पिछले रिकॉर्ड भी होगा कुछ। मैंने कहा ना स्पोर्ट माफिया, तो ये गवर्नर साहब ने इनिशिएट लिया, गवर्नर साहब ने फिर तमाम जब पता लगा, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने डॉक्टर सैफुर रहमान ने उनको बताया कि फंड बिल्कुल भी नहीं है, एक पाई नहीं है गवर्नमेंट के पास भी, ना उम्मीद है कहीं से मिलेंगे, तो गवर्नर साहब ने अपने
जो जान पहचान वाले दोस्त यार थे, कुछ फैक्ट्रीज थे, खुद इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह से, और 6 करोड़ से ऊपर का माशाल्लाह बजट आया। और हर बच्चा नहाल हो गया, हर बच्चा नहाल हो गया। क्या खाना पीना, पहले किसी इवेंट जो होते हैं, क्या नेशनल गेम और माजर के साथ, उनको पानी की बड़ी शरीर किल्लत होती, उनको खाने पीने की बड़ी किल्लत होती, या पानी बेतहाशा, इनको खाना पीना बेतहाशा, यानी कि उनकी इज्जत नफ्स बहाल करने के पूरे पूरे तरीके। कुछ हर जगह को शिकायतें हुई होंगी, लेकिन बच्चों को कतई शिकायत नहीं हुई। शिकायतें एक चीज थी कलीम साहब है कि जो इवेंट जिस टाइम पे शुरू होने थे उस टाइम पे नहीं हो रहे थे, घंटे 2 घंटे का फर्क आ रहा था। इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं बताता हूँ, देखें, मुझे जब मार्शल बनाया तो मैं, जब गवर्नर साहब ने कहा और वजीर ने कहा हम करीब तुम्हारी रेस देखने आएंगे, गधा गाड़ी और साइकिल, मैंने कहा सर देखें टाइम 11:30 बजे और 8 बजे है। वो फिर एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, उन्होंने कहा ठीक है डन। तो ये करें गवर्नर साहब, देखें ये ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी है ना, वो कितना खुद पेशेंट होता है। बिल्कुल यकीन करें, गवर्नर साहब 7 मिनट पहले पहुंच गया है सीयू पे, उन्होंने 7 मिनट उनको पता था, और चुपचाप खिलाड़ी से मिले। मैं अच्छा उनको खिलाड़ी से मुलाकात करके बाहर निकल गया, उनको पता कलीम साहब बाहर निकले, गवर्नर साहब फटाफट हाथ मिला के पाए, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट झंडा पड़ा। इस तरह वजीर आला ने 11:30 का टाइम दिया इनाम की, वो भी 3-4 मिनट पहले वहां पहुंच गए फुवारा चौक पे, और माशाल्लाह गवर्नर साहब दोनों मिलके बिल्कुल, यानी कि समझ लें कि 1 मिनट क्या 10 सेकंड की भी लेट नहीं हुई थी हमारा प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजर के ऊपर दिया है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर की बात हो रही है कराची गेम्स पे, तो जिस तरह हमने देखा कि ऑर्गेनाइज किया बड़ा ज़बरदस्त है, फिर ऑर्गेनाइजर को जो करते धरते थे स्पोर्ट्स के किसी भी गेम्स के, उनको बाकायदा तौर पर ये चीज़ें सौंपी गई, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट ने एक अपना बंदा डायरेक्टर जरूर लगाया। क्या कहेंगे इस हवाले? जी, केएमसी के डायरेक्टर देखें, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। केएमसी के बारे में बड़ा कहा जाता है कि काम नहीं करी, लेकिन जब जिम्मेदारी दी जाए, केएमसी के हर डायरेक्टर को एक गेम दे दिया गया। मुझे तो डायरेक्टर मिले अनवर बुलोच साहब और शाकिर जकी, इनके थे गधा गाड़ी रेस के। यकीन करें जो सहूलत उन्होंने फराहम की, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, जो अपना टाइम दिया, बच्चों को जितना प्यार किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं तो ओलंपिक के अहदेदार अपना काला रखड़ खड़े ऊंची गर्दन करके बच्चों से तमीज से बात नहीं करनी, यानी उनकी इज्जत नस्ल कभी ख्याल ही नहीं रखा गया। लेकिन यहाँ डायरेक्टर साहब तो क्या नीचे से लेके ऊपर तक गौरव साहब, वजीर सबने, और वजीर ने गले लगाया, आप इनको भी गले लगाया, मुझे भी गले लगाया जब कामयाब हो गई हमारी। तो माशाल्लाह ये देखें, जब तक आप इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत भी नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल, इज्जत नहीं देंगे तो यकीनन इज्जत के तलबकार भी नज़र नहीं आते। हमारे साथ मौजूद है आरिफ कादरी साहब है, जो गधा गाड़ी रेस है जो मुनक्किद हुई थी उसमें ये बाकायदा तौर पर इनके साथ जो गधा था वो हिस्सा ले रहा था। उस गधे का नाम था तीतर। वो इस जो मुकाबले हो रहे थे इसमें वो मर गया, और मरने की वजह क्या थी ये कादरी साहब से पता करते हैं। कादरी साहब, क्या वजूहात बनी कि आपका गधा इस रेस के अंदर मरा, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई जो गवर्नमेंट की जानिब से जो पेशकश की गई, क्या अब तक वो पूरी हुई? क्योंकि उस रेस के अंदर आप भी ज़ख्मी हुए थे। पहले तो ये वाक़या बताएं कि किस तरह ये पेश आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान को, सलाम पेश करता हूँ गवर्नर साहब को, सलाम पेश करता हूँ सीएम साहब को, और सलाम करता हूँ आपकी मीडिया को, आपकी प्रेस टीवी को, और सलाम पेश करता हूँ कलीम अहमद आवान साहब को कि इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर कामयाबी हमें दिलाई और हमारे लिए काम किया और ये फेस्टिवल को मुनाकिद किया। तो दूसरी बात ये कि जो जब रेस होता है तो जानवर के अंदर ये खूबी या ये खामी होती है कि जब वो स्पीड अपना ले लेता है, जब वो दौड़ना शुरू कर देता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसकी बस ये की ज़िद होती है, एक ही धुन होता है कि मुझे आगे जाना है। तो इसी आगे के धुन में जब मैं जा रहा था तो एक हमारे साथ एम्बुलेंस जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। उस एम्बुलेंस ने इमरजेंसी तौर पे कोई ब्रेक लिया, उस ब्रेक की वजह से मैं नहीं बच सका। मैंने बहुत कोशिश की कि बचूं, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड पे दूसरे पार्टिसिपेंट थे और मैं राइट हैंड से उनको अबूर करता हुआ जा रहा था, जिसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे डाली है। डोंकी कार्ट फेडरेशन के जो एक चैनल बनाया डोंकी कार्ट रेस के, तो उसमें पूरा बाकायदा आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस ने ब्रेक लिया और मैं जाके, मेरा गधा पहले हिट हुआ और उसके बाद मेरी गाड़ी लगी और उसके बाद मैं खुद जाके एम्बुलेंस से हिट हुआ। बात मैं कट कर रहा हूँ, इसमें एक बाकायदा तौर पे कोई रूल्स तो ज़रूर होते हैं। जिस तरह एम्बुलेंस अचानक आ जाना, ये रूल्स के खिलाफ तो नहीं था? सर ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो रेस से या आगे चलें या पीछे चलें। रेस के बीच में, जानवरों के बीच में ये चलाने, ये तो बिल्कुल अनलीगल है, ये लॉ के खिलाफ है। जो मैंने कलीम साहब को भी बताया था, इन्होंने भी ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद
अब उस ड्राइवर की लापरवाही कहेंगे या क्या कहेंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उस बारे में कि उन्होंने क्यों ब्रेक लिया, क्योंकि वो ब्रेक लेने की जगह ही नहीं थी जिस जगह उन्होंने ब्रेक लिया। तो बस हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में उन्होंने क्यों ब्रेक लिया। अच्छा, जब उस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसी हुई कि आप भी ज़ख्मी हुए, गधा भी ज़ख्मी हुआ था, तो उस वक्त फौरी तौर पर क्या इमदाद दी गई गवर्नमेंट की जानिब से वो बता? सर, जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं फौरी तौर पर बेहोश हो चुका था, क्योंकि मेरे ये आप देख सकते हैं यहाँ टांके आ गए थे, ये फट गया था, ये पसलियों में लग गया था मेरे, अभी तक मुझे तकलीफ है सांस लेने में। तो गवर्नर साहब का तो मैं बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, उनको जज्बा दे, अल्लाह पाक उनके आल और औलाद को सलामत रखे, वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 8 महीने तक इस पार्टिसिपेट को इंशाल्लाह 20,000 पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे और इनका इलाज और मुआवजा होगा। इनके जानवर को जो जख्में आई हैं वो भी हम इलाज करेंगे। इनकी जो गाड़ी टूट गई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, हम वो भी नया बनाएंगे। को लिखवाया था सबके सामने जी, लेकिन गवर्नर साहब ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन उनके जो नीचे वाले हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि कलीम भाई काफी बार अच्छा, अब तक तकरीबन 1 माह का अरसा हो चुका है कराची गेम्स को, और इससे जो गधा गाड़ी रेस मुनक्किद हुई थी इसको, लेकिन अब तक कुछ इमदाद गवर्नर साहब की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से जिस तरह ऐलान हुआ था, उसमें से अब तक कुछ इमदाद के तौर पर कुछ रकम मिली है आपको? सर, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने तो ऐलान कर दिया था, लेकिन वही बात कर रहा हूँ ना कि कलीम भाई 4 दफा गवर्नर साहब के पास, 4 दफा गवर्नर साहब मिले इफ्तार डिनर में। उन्होंने सामने अपने पीए या सेक्रेटरी थे, उनको कहा भाई इनका मसला आप क्यों नहीं हल करते। बाद में वो मुझसे गुस्से हुए, मुसलसल में ज्यादा गुस्से हुए, तंग आके फिर मैंने कहा कादरी भाई आप बताएं मैं क्या करूं। तो अब एक ही हल बनता है, दूसरे जमाने तो मैं गाड़ियां रोक ले देता था, लेकिन अब तो गवर्नर साहब खुद मिल रहे हैं और खुद हिदायत भी दे रहे हैं, लेकिन वो नीचे वाली ब्यूरोक्रेट सुख फिरते का शिकार वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा जब ये जख्मी था उस वक्त जरूरत थी पैसों की, जब इसका गधा मर रहा था उस वक्त इसको जरूरत थी। पूरा रमजान इसका ऐसे गुजरेगा, फाकों में इसके भाई जो है उनकी मदद कर रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रही है अब गवर्नर साहब के साथ हम किस तरह जो है ना अपनी बिल्कुल इस पे रियाज साहब से भी बात करें। रियाज साहब है, ये हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है, एक बाकायदा तौर पर एक ऐलान होता है। गवर्नर साहब इनिशिएटिव अच्छा ले रहे थे कराची गेम्स में, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा इनिशिएटिव ले रहे थे, लेकिन ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और उसके बाद जब ऐलान हो चुका होता है, क्योंकि एज ए गधा गाड़ी रेस जब ये हिस्सा ले रहे थे, इनका जो गधा था तीतर जिनका नाम था, और बाकायदा तौर पर रेस में ये ऊपर नंबरों पर जा रहे थे, एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद इनका गधा भी मर जाता है और ख़ुद ये भी ज़ख्मी होते हैं। फिर इमदाद का ऐलान होता है, लेकिन वो इमदाद भी इन तक नहीं पहुँचती। तो शायद हमारे मुल्क का ऐसा अलमिया अब कब तक जारी रहेगा इस मुल्क के साथ, खिलाड़ियों के साथ? और ऐसे वाक़यात से हमने देखा कि माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात भी रहे इनिशिएटिव के तौर पर, और वहाँ पर इमदाद के लिहाज से तो उस वक्त फ़ोटो सेशन के तौर पर भी बहुत से ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। शहजादा मोइन, ये बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो हैं वह कोलैप्स कर गई हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है, और कोई भी इदारा जो है ना इससे बाहर नहीं है। तो हर जगह इसी तरह की नफ्सा नफसी का आलम है, और जो मतलब ये कि माफिया की बात की जाती है या सुरफीदे की बात की जाती है वो बिल्कुल सही है। जो महज़ब ममालिक होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं। इन माफियों को पकड़ेगा कौन रियाज साहब? कोई भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि हमारा जो मुल्क का जो कल्चर है बदकिस्मती से, जहाँ हम में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं हमारे मुल्क में, वहाँ पे बदकिस्मती से ये चीज़ें भी हैं। जैसा कि आजकल आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख रहे हैं हमारे मुल्क का। हाँ, मतलब ये कि हमारे बहुत से, हमारा तो खैर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, लेकिन माशरे का कोई भी फ़र्द जो एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द हो रहा है उससे बच नहीं सकता है। जिस तरह की मतलब ये कि सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाज़ सब नहीं, बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनके जुमलों का चुनाव बड़ा अच्छा होता है और उससे माशरा बेहतरी की तरफ भी जाता है। लेकिन उसी जगह आप देखें कि हमारे बाद सियासतदान किस तरह की आके मीडिया में बात करते हैं और हमारे बच्चे उनसे क्या सीख रहे होते हैं। तो जिस माशरे में मतलब इस तरह की चीज़ें हो तो वहाँ आप हर चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात इनकी बिल्कुल सही है जो इन्होंने बात कही है कि कलीम साहब ने भी और उनके साथी ने, तो ये तो है कि हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें हैं। और जो मतलब विक्टिम केसेस होते हैं, विक्टिमाइज केसेस, उनको उस वक्त वो दाद रसी नहीं मिल रही होती, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें बाद में भी नहीं मिल रही होती। जहाँ तक स्पेसिफिक इनका केस है तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि देखिए एम्बुलेंस आई कैसे, देखिए एक तो एम्बुलेंस आई कैसे,
जब उसे पता था कि ये जो है इनके कहने के मुताबिक ये नंबर 1 या नंबर 2 जा रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ की गई। अच्छा, अगर एक चीज़ ये हो गई तो फिर ये कि अगर जिन लोगों ने मतलब इनसे वादे किए थे तो वो वादे जो हैं वो निभाने चाहिए। अब रह गई ब्यूरोक्रेसी की बात या सुर्ख फीते की बात, तो वो तो मैं इस बात की मतलब मैं ख़ुद भी ये बात कह सकता हूँ कि एक आपको याद होगा मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जो थे वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे और वो हॉकी के फ़र्स्ट क्लास खिलाड़ी भी थे। HSN कॉलेज से वो खेलते थे और वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी में भी थे, चेयरमैन भी बने और फिर उसके बाद मतलब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बने। अच्छा, उसी दौर में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो मुल्क के मतलब 30, 35, 40 उस ज़माने में टीमें होती थी, वो सारी टीमें जो है बतदरीज बंद हो गई, यानी डिपार्टमेंट से टीमें ख़त्म हो गई, खिलाड़ियों की जॉब्स और कैरियर जो है ख़त्म हो गया। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कम वेश सभी लोगों ने, हमें तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब उनसे मिलने का ऐसा मौका नहीं मिला, बाद में मतलब ये कि उनसे मौका मिला तो उस वक्त उन पर एक मतलब सबने जोर दिया कि आप ऐसे डायरेक्टिव्स निकालें कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें जो बंद हो गई एक मरतबा फिर बहाल हो, ताकि खिलाड़ियों का जॉब और कैरियर एक मरतबा शुरू हो। और जो पूल हमारा एक ज़माने में बहुत बड़ा था, हमें मतलब जब जॉब और कैरियर था तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा होते थे, तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी हमको मिलते थे, तो वही सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए कि जॉब्स और कैरियर ख़त्म होने से पाकिस्तान हॉकी का पूल छोटा हो गया है और बतदरीज जो है हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। तो जब मतलब उन्होंने खैर एक डायरेक्टिव्स निकाल दिए, ठीक है ना, लेकिन उनके डायरेक्टिव्स निकालने के बावजूद जो है मुल्क के मेरे ख्याल से 1 या 2 डिपार्टमेंट से जिन्होंने टीमें बनाई, बाकी 30-35 डिपार्टमेंट्स ने टीमें नहीं बनाई। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और बाद में जब वो हमारी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने भी उनसे ये कहा कि मैंने कहा आपने मैं नहीं, सभी लोग कहते थे कि डायरेक्टर्स इतने अच्छे निकाले लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने उसको ओबे नहीं किया और टीमें जो है नहीं बनी। तो जब मैंने उनसे बात की तो क्या उन्होंने उनका बर्जस्ता ये बड़े शफीक इंसान थे, बहुत अच्छी शख्सियत है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब को। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि यार ये सुर्ख फीता जो है काम नहीं करने देता। अब आप ये देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने डायरेक्टिव्स निकाले हों कि मतलब डिपार्टमेंट्स की टीमें बहाल हों और वो टीमें बहाल नहीं हुई, इसलिए कि उस डायरेक्टिव्स के नीचे सबसे किसी जगह एक जगह लिखा था कि वो डिपार्टमेंट्स जो मतलब जिनके पास फंड या इस तरह का जुमला था कि नहीं है तो वो अगर टीमें ना बनाए लेकिन डिपार्टमेंट्स की टीमें जो है टीमें बनाए। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी ये नहीं है वो डायरेक्टिव तो हमने नहीं देखे, लेकिन जो चीज़ें हम तक पहुंची वो मैं मतलब बता रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसने डायरेक्टिव्स निकाले, जैसा कि कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने अपने लोगों को नीचे वालों को कहा कि काम करें, इनका काम करके दें, लेकिन वो काम ही नहीं करके दे रहे हैं। तो आप ये समझें कि जो मतलब ओहदेदार होते हैं, गवर्नर है, वजीर आला है तो या वजीर आजम है, तो नीचे के जो लोग हैं उससे ज्यादा मतलब ऐसा लगता है बार-बार कि वो ताकतवर हैं और वो काम नहीं करने देते। अच्छा, उसमें ये होता है कि जिनसे उनका कंफर्ट लेवल होता है उनके तो काम हो जाते हैं और जिनसे मतलब उनकी कोई मतलब वास्ता नहीं होता या उनसे कंफर्ट लेवल नहीं होता तो उनका काम जो है वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, वो नहीं करते। लेकिन स्पेसिफिक इनका जो काम है मैं ये समझता हूँ जो इनके साथ एक वाकया हुआ और कराची गेम्स मैं समझता हूँ बड़े कामयाब हुए, इसलिए कि 17 साल के बाद हुए थे, पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा था, नंबर ऑफ गेम्स भी बहुत ज़्यादा थे, खिलाड़ियों ने भी पार्टिसिपेट किया और मैं ये समझता हूँ कि उससे हमारे मतलब मुल्क में एक खासतौर से कराची में एक जज्बा भी लगी हुई थी, पैदा हुई, जज्बा पैदा हुआ और नौजवानों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से गवर्नर साहब इनके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जो नीचे के लोग हैं, मेरी तो मतलब गवर्नर साहब से भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट होगी, इसलिए कि माशाल्लाह आजकल वो जो है कामरान टैसूरी साहब बहुत ही अच्छे और मस्बत काम कर रहे हैं, आजकल अफ्तारी भी करा रहे हैं। सबसे अहम चीज है रियाज साहब है कि स्पोर्ट्स के इवेंट में कहीं पर भी क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल के खुद शहरी में मुख्तलिफ जो रोड्स हैं उस पर खुद वो क्रिकेट खेलते भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मतलब देखें ये तो चीज एक मस्बत चीज होती है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है पूरी उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जहां तक इनके काम की बात है कि इतना बड़े गेम्स हुए और इतना बड़ा एक हादसा पेश आया और जेन्युइन चीज है, दुनिया को ये पता है, हर चीज मौजूद है, तो मैं ही समझता हूँ मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, कामरान टैसूरी साहब से, जिस तरह वो अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए अपना पूरा हिस्सा अदा कर रहे हैं, तो मैं ही समझता हूँ कि उनको कि अपने जो मातहत लोग हैं उनको ये बताएं कि केस को देखें। मातहत लोगों को ज़रूर इस वाक़े के हवाले से जो पेश आया था उस पर जो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया था उसको बाकायदा तौर पर इससे जो खिलाड़ी हैं इनको ज़रूर देना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
नहीं, हाँ मातहत उनके काम कर रहे हैं, हमने उनको इन्फॉर्म किया हुआ है। वो मैंने कवर कर दिया है वो पूरा हिस्सा जो है ना ओके। यस, बस उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है जी, ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपने तबसरा किया इस पे। मैंने जमाली साहब की मिसाल भी दे दी। प्रेस टीवी फेसबुक आवाज़ पहले बंद कीजिए, उसका आवाज़ बंद है। नहीं, जब फेसबुक खोलेंगे तो जब क्लिक मारेंगे ना वो खुल जाएगी आवाज़। आवाज़ पहले बंद कर दिए, बेशक उसके बाद आरिफ भाई आपकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं पहले। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कराची गेम्स के हवाले से, तो मज़ीद भी बात कर लेते हैं। आरिफ साहब से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पे। आरिफ साहब ये सारे वाक़यात के बाद अब तक तो कुछ मदावा हुआ नहीं, किस तरह अब आप गुज़र बसर कर रहे हैं? क्योंकि एक गधे के मरने के बाद जो इस इवेंट में शिरकत कर रहा था, तीतर जो जिसका नाम था, तो अब तक क्या मुश्किलात पेश आई हैं आपको? नाज़रीन को ज़रा बताएँ। जाहिर सी बात है सर कि इस वक्त जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं तो बीमार था, घर में पड़ा हुआ था और गुज़र बसर बस अल्लाह पाक चला रहा है जो मेरे। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ तो आप ट्रीटमेंट कहाँ करवा रहे थे? मुझे फौरी तौर पर जिना अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। उसके बाद तो मैं घर पे ही पड़ा रहा। जिना हॉस्पिटल में आप कितने दिन रहे? जिना अस्पताल में मैं 3 दिन रहा हूँ और 3 दिन के बाद घर पे चला गया था क्योंकि वहाँ पे भी रिस्पांस नहीं था। अच्छा, जिना हॉस्पिटल में भी रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर गवर्नर को या एडमिनिस्ट्रेटर को पाबंद करना चाहिए था आपके हवाले से वहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ें होती भी दिखाई नहीं थी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हालांकि मेरे मालूमात के मुताबिक किसी ने गवर्नर साहब ने बाहर पूछा दिया था कि भाई क्या हुआ मेरे पास, क्योंकि मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो तो वहाँ पे थे, तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हमारी टीम जा चुकी है और उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में था वहाँ सिर्फ मेरे अपने दोस्त थे जो मुझे फौरी तौर पर मेरी मदद कर रहे थे और मेरे साथ लगे हुए थे, और उसके अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल कोई नहीं था। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम जाते हैं, गधा गाड़ी रेस पे कब से ये शुरू हुई कादिर साहब, और उसके अलावा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये खेला जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खेल के हवाले से पाकिस्तान सर फहरिस्त है, क्योंकि शायद फ़र्स्ट रेस 1981 में ये पाकिस्तान में खेला गया, और ये तारीख़ भी कराची को ही हासिल है कि कराची ने हासिल किया, और इसमें फिर सर फहरिस्त बलोच थे उन्होंने किया, और इसके अलावा ओमान में भी इसके आजकल फेस्टिवल हो रहे हैं, दुबई में भी हो रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो लाहौर में, सरगोदा में, लाड़काना में, शहदाद कोट में और गोट की सक्कर, ये काफ़ी शहरों में ये फेस्टिवल हो रहे हैं। अच्छा, फेस्टिवल तो हो रहे हैं, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी होता है, क्या कहेंगे गधों के हवाले से? इसमें क्राइटेरिया भी होता है कि कोई पतले टांगों वाले होते हैं, कोई मोटे टांगे वाले होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर, जानवर का तो ऐसा है कि जानवर को जब आप संभालोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे तो जानवर चल जाता है, क्योंकि उसकी खुराक इतनी होती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो खुराक नहीं दे पाते जो जानवर को देते हैं, क्योंकि उसको देना है। जब शौक करोगे तो शौक का तो कोई मोल नहीं। अच्छा, शौक का मोल नहीं है। एक माह में एक जानवर पर कितना खर्च हो जाता है? तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, 25 से 30 हज़ार खर्च हो जाते हैं। एक गधा खरीदने में कितने पैसे लग जाते हैं? गधा आप अगर इस वक्त जो महंगाई का तूफान हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से आया हुआ है, तो इसी तरीके से हर चीज़ के रेट हाई फाई हो चुके हैं। और पहले तो हम लोग गधा लेते थे तकरीबन 30 से 40-50 हज़ार में, लेकिन अब इस वक्त जो हम गधा लेने जाते हैं, अगर बच्चा गधा भी लेते हैं तो कम से कम लाख रुपए में मिलता है। और मेरे पास जो ये गधा था वो हमने 1,20,000 का लिया था, और 1,20,000 में आगे फ़रोख्त, मतलब लोग चाह रहे थे कि हमें दे दें, मैं नहीं बेच रहा था,
लेकिन उसके दिन हमारे पास पूरे हो चुके थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा, कराची में अगर देखें, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है गधागाड़ी रेस अब मुनक्किद की जा रही है, कराची में अगर हम देखें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा गधागाड़ी रेस होती है? क्योंकि ये तो एक कराची गेम्स का हिस्सा था जहाँ पर ये इवेंट मुनक्किद हुए, लेकिन इसके अलावा भी कराची में हम देखते हैं कि हर माह 15 दिन या हफ्ते में ऐसे इवेंट ज़रूर मुनक्किद होते हैं। ये हमारे ज़्यादातर बोट बेसन पे होते हैं, इसी तरह माड़ीपुर रोड ICI उस तरफ भी होते हैं, इसी तरीके से सोराब गोट से तीनाटी की तरफ इस तरफ भी होते हैं, इसी तरीके से सफूरा गोट वाले रोड पे भी होते हैं। और मैं सलाम करूंगा हमारी पाकिस्तान पुलिस को, जो हमें बहुत मतलब ये कि हमारा सपोर्ट करती है, हमें इज़्ज़त देती है और हमारा ख्याल करती है। बिल्कुल ख्याल भी करती है। अच्छा कलीम अमान साहब, थोड़ी सी गधागाड़ी रेस के हवाले से आपसे भी बात कर लें। मुख्तलिफ जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं, बोट बेसन पर भी रेस मुनक्किद होती है, दीगर जगहों का भी इन्होंने जिक्र किया। इसमें किस किस्म के गधे हिस्सा ले रहे होते हैं? क्योंकि रेस का एक हिस्सा है बाकायदा, उस पर एक बाकायदा तौर पर यह भी जांचा जाता है कि इसमें कितना स्टेमिना है, ये कितने, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। कादिर साहब हमने जिस तरह उन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार रुपये इन पर हर माह जो इन्वेस्ट करने पड़ रहे होते हैं, तो यकीन जब रेस का हिस्सा होते हैं तो ये रेस के हिस्से में क्या कहेंगे? क्योंकि इनको हर कोई यही चाह रहा होता है कि मेरा गधा जो है वो जीते इसी में। बिल्कुल, इसमें बाकायदा इनका इंस्पेक्शन होती है बाकायदा तौर पे कि कोई गधा जख्मी ना हो, कोई अच्छा इसमें शुरू में तो वेटिंग का भी ख्याल रखते थे, लेकिन बाद में वेटिंग वगैरह खत्म कर दी है क्योंकि बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर रहे थे गधा गाड़ी वाले, हर कोई चाहता था हमारे यहाँ। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा ख्याल है कि मोनेस उसमें शिरकत नहीं कर सकती, तो क्योंकि पहली रेस में बड़ा बुरा तजर्बा हुआ था। मैं जब 81 में पहली रेस हमने कराई थी तो उसमें एक बोनस आ गई थी, और तो हुआ ये कि तो रेस स्टार्ट हो गई, गधे भाग रहे हैं, लेकिन कोई गधा उस आज से आगे जा नहीं रहे, बोनस से आगे सारे गधे लाइन से चल रहे हैं और परेशान हो गए। जो हमारे चले ट्रैफिक वाले परेशान है, पुलिस वाले परेशान, हुआ क्या आखिर में जब हमें पता कि पहले वो मोनस थी, तो बाद उसके बाद हमने बैन लगाया, मोनस से तो शिकायत नहीं कर सकी किसी कीमत में। दूसरी बात यह है कि उनके खुरों वगैरह को चेक किया जाता है, वो जख्मी ना हो, बराबर तरीके से उनके खुर बनाए गए हों, तो वो रोड ग्रिप उनकी अच्छी हो, गिरने का खतरा हो, एक्सीडेंट का खतरा कम से कम हो। तो सेहत के बारे में तो हमने बैन खत्म कर दिया कि मोटा हो, ताज़ा हो, कितने उम्र का हो, लेकिन यंग होना जरूरी है तो जो तेज भाग सके। अच्छा कादिर साहब, आपसे ये एक रिक्वेस्ट के, क्योंकि 8 माह का अरसा है, गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर से क्या अपील करना चाहेंगे आप? गवर्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने 20,000 रुपये पर मंथ 8 माह तक आपको देने का ऐलान किया, लेकिन उसमें से 1 माह पहला तो गुजर चुका, लेकिन कोई इमदाद अब तक नहीं पहुंची आपके पास। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर से क्या कहेंगे? मैं उनसे यही इल्तिमास करूंगा कि जिस तरीके से आपने ऐलान किया, आप अपने वादा को वफा करें, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को प्राइवेटी तौर पर भी जानता हूं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो लिहाजा मैं सिर्फ उनसे ये इल्तिमास करूंगा कि वो अपने मातहत लोगों को कहें कि इनका काम करें, ताकि हमें जो परेशानियां हो रही हैं घरेलू मामलात में और निजी ज़िंदगी में, तो वो मेरा हल हो सके। बिल्कुल, निजी मामलात भी आपके हल हो सके। रियाजुद्दीन साहब, ये गधागाड़ी रेस की तो हमने काफ़ी बातें कर ली, कराची गेम्स की भी बातें कर ली, कलीम अवान और कादिर साहब से मज़ीद भी बात करेंगे कराची गेम्स के हवाले से। कल से जिस तरह मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, क्या कम्बिनेशन पाकिस्तान का होना चाहिए कल के मैच के लिए? क्योंकि ऑलराउंडर्स भी टीम का हिस्सा हैं, स्पिनर्स भी टीम का हिस्सा हैं, फास्ट बॉलिंग का शोबा भी बड़ा मजबूत है, बैटर से हमारे मजबूत हो गए हैं बाबर और रिजवान के आने के बाद। तो समझ रहे हैं कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या कम्बिनेशन होना चाहिए जो बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड को पहले T20 में शिकस्त दे सके? देखें, सबसे पहली प्लानिंग तो एक साइकोलॉजिकल जो है ना, हमें उस दायरे से बाहर आना चाहिए जो हम शिकस्त के खौफ से, मतलब हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते और हम अपने मतलब एक नौजवान प्लेयर्स को मौका नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि जिन खिलाड़ियों ने PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और जिन्होंने शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उनको इस टीम में ज़रूर रखना चाहिए। उनका इस टीम में, उन यंगस्टर का टीम में शामिल करना इसलिए भी बनता है कि न्यूजीलैंड की ये जो टीम इस वक्त आई है, इसमें सिर्फ 6 खिलाड़ी वो हैं जो आज से चंद माह कबल जब टीम आई थी न्यूजीलैंड की वो हैं, बाकी सारे 7 या 8 खिलाड़ी इनकी टीम में नए हैं।
और 3 खिलाड़ी तो उनके ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में डेब्यू किया है, यानी पहली मरतबा उनकी टीम में शामिल हुए। तो उनकी टीम भी एक यंगस्टर्स खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। तो हमें कोई मतलब कि ऐसा हमारे ऊपर खौफ नहीं तारी होना चाहिए। और हम देखें, सिर्फ मतलब जीत के लिए खेलना कोई खेलना नहीं होता। ये दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनका एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ाकार होता है। वो शिकस्त से कता नज़र अपने मतलब कि प्लानिंग के तहत खिलाड़ियों को टीम में इंडक्ट करते हैं, और अगर उन्हें कोई शिकस्त हो जाती है उसके बावजूद उन खिलाड़ियों को चांस देना मतलब देते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि अगर हमारी टीम कोई हार जाती है कहीं पे, तो एक मीडिया पे एक तूफ़ान उठ खड़ा होता है और लोग जो है मतलब उसको मतलब ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खेल को सिर्फ खेल की हद तक रखना चाहिए रियाज साहब है। लेकिन दूसरा शायद न्यूजीलैंड को फ़ायदा सकलैन मुश्ताक की सूरत में होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें उन्होंने अगर आप सकलैन मुश्ताक को मतलब ऐसे टाइम पे लिया है जबकि सकलैन मुश्ताक इससे कबल पाकिस्तान की टीम के साथ थे। इसका मतलब दे नोज वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान की जो मतलब खिलाड़ी हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं या उनकी जो प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, उनको वो जानते हैं। और देखें, जब आप किसी टीम के साथ मुंसलिक होते हैं तो ये आपकी प्रोफेशनल मतलब जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको उन मुखालिफ टीम की नेगेटिव चीज़ों का पता है तो वो अपनी टीम को आप बताएं। तो मैं ही समझता हूँ कि इसी जज्बे के तहत उन्होंने जो है सकलैन को अपनी टीम में रखा है, और यकीनन इसका फ़र्क तो होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं, खिलाड़ी होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। अगर मतलब ये कि आपको तो ओपन आना चाहिए ना, आप खेल रहे हैं, मैदान का खेल खेल रहे हैं, तो आपको डरना या किसी खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वीकनेसेस उनको पता भी चलती हैं तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, और इतना मतलब आपके पास एक प्रोफेशनल अप्रोच की चीज़ें होनी चाहिए कि आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। भले आपकी कोई वीकनेस बता दें, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना चाहिए अपनी अच्छाइयों के ज़रिए, जो आपके प्लस पॉइंट हैं। अगर आपके मतलब आपका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है तो आपको ये देखना होगा कि आपको कितने मतलब पेसर्स, विकेट कैसी है, अपोनेंट टीम कैसी है, उसके बैटर्स कैसे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको पेसर्स को खिलाना है, मीडियम फास्ट बॉलर को फास्ट को, या आपने स्पिनर्स को शामिल करना है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो मैं समझता हूँ जो बेंच ऑफिशियल्स होते हैं और टीम के कप्तान या सीनियर खिलाड़ी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपोनेंट टीम को मतलब पूरा जज करते हुए, उसको जांचते हुए फिर अपनी टीम को सिलेक्ट करें। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि चूंकि उनकी टीम में नए खिलाड़ी हैं तो ये तो खैर एक जवाब हम बना सकते हैं कि आप भी अपने नए खिलाड़ियों को मौका दें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो खिलाड़ी जिन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी और फिर शारजा में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, उनको जो है कम से कम देखें 10 मैचेस हैं और 10 मैचेस में आपके पास बड़े मौके होंगे। आप सिर्फ देखें जीत के लिए ना खेलें, आप अपनी टीम बनाने के लिए हम एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी हमने खेलना है, तो ये ना इसकी तैयारी तो हमने करनी है। आपको चांस, मैं तो बल्कि इस बात के भी हक में था कि जो 2-3 खिलाड़ी आपने शारजा में जो हमारे गए थे जिनको आपने निकाल दिया, तो उनको भी रखना चाहिए था। आपने ये तासुर गलत दिया। ठीक है, टीम में शामिल रखते हो, ना खिलाते, जहां चांस मिलता आप उनको खिला देते। अब आप ये देखें कि इसका मतलब ये तय है कि जिन खिलाड़ियों को शारजा में जिन्होंने शिरकत की थी, नए खिलाड़ियों ने, उनको आपने नहीं लिया, इसका मतलब है एशिया कप और वर्ल्ड कप से तो वो बिल्कुल फारिग हो गए। तो ये देखें, ये तासुर देना और ये चीज़ें देना ना खिलाड़ी की मतलब खिलाड़ी के लिए बड़े नुकसानदेह होता है। अब इस तरह खिलाड़ी जो है ना, उसका दिल टूट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और फिर वो मुस्तकबिल में वो परफॉर्मेंस नहीं देता। उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है और उसके अंदर जो उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, उसको फिर वो मतलब नहीं मतलब एक ला सकता है सामने। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसी हमारी नहीं होनी चाहिए। और जो आपने बात की टीम की कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन बैलेंस होना चाहिए। आपको अपोनेंट टीम को रीड करना चाहिए कि उनकी टीम क्या है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, बैटिंग के शोबे में उनकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग के शोबे में उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके मतलब फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है और स्पिनर्स की क्या है, और विकेट जो है वो कैसी है, कंडीशन विकेट और कंडीशन कैसी है। रियाज साहब, पिछले दिनों हमारे पास है माहिर नफ्सियात, डॉक्टर साहिबा भी मौजूद थी, पाकिस्तान टीम के हवाले से बात हो रही थी। माहिर नफ्सियात का होना कितना ज़रूरी, क्योंकि अक्सर आप जो है इस हवाले से बड़ा जिक्र करते रहते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टीमें, जो इतने बड़े बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, उनके साथ हमेशा एक साइकेट्रिस्ट होता है जो मुस्तकिल खिलाड़ियों की काउंसलिंग करता रहता है। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग मोटिवेशन होता है। मतलब अगर एक खिलाड़ी डीमोरलाइज है या मतलब उसको कोई ऐसे मसाइल हैं, तो वो उसका हौसला बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है। हाँ, लेकिन जिन अल्फाजों का उसके पास चुनाव होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसको आप बता रहे होते हैं उसको वो क्लिक करती हैं, उसके जहन में मतलब ताजगी लेके आती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं। तो
तो देखें, काउंसलिंग तो एक बाप भी अपने बच्चे की करता है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं ख़ानदान के वो भी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है शायद जो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो शायद उसकी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन ये एक प्रोफेशनल होते हैं साइकेट्रिस्ट जो तालीम भी वही हासिल करते हैं, उन्हें पता होता है कि किस अगर कोई बंदा जो है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें है, बहुत मतलब है क्राइसिस में है या कोई उसकी ऐसी कैफियत है, तो उसको निकालने के लिए मतलब उसको मोटिवेट करते हैं। तो हमारी टीम को मैं समझता हूँ, देखें हमारी टीम में हमेशा से मैं ये बात महसूस करता हूँ, इसलिए कि हमारी टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से हमारी परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम बाज़ अच्छी टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं और बाज़ कमज़ोर टीमों के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस जो है ख़राब हो जाती है। तो यहीं पर मतलब हमारे अच्छा फिर ये कि आप ये देखें कि हम एक मैच में हमारा कोई भी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बाकी 2-3 मैचेस में ख़राब परफॉर्मेंस देता है, तो वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर में आ जाता है। तो ऐसे मौके पे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को टीम के साथ होना चाहिए ताकि वो काउंसलिंग करता रहे और वक्तन फवक्तन खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाता रहे। कलीम अमान साहब, है साइकिलिंग से बड़ा गहरा लगाव है आपको, साइकिलिंग के साथ आप वाबस्ता भी हैं, क्या कहेंगे साइकिलिंग के हवाले से पाकिस्तान में मुस्तकबिल? अभी इंशाल्लाह ताला हमारी 2D पाकिस्तान होने जा रही है 37वीं और 17वीं, और ये वर्ल्ड ओपन होने जा रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 12 करोड़ का बजट है, तो ये शुरू होगी कोटा से। तो जनरल आसिफ हुजूर हैं कमांडर बलूचिस्तान साहब, वो इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेन स्पॉन्सर आदमी कर रही है, उसके बाद दूसरे स्पॉन्सर हैं गुन नसीर में भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कोटा से शुरू होगी, पूरा बलूचिस्तान कवर करते हुए ग्वादर से कराची, कराची से लाहौर से होती पिशावर से खुंजराबाद, और वर्ल्ड की जो इस वक्त होती है वो 3300 किलोमीटर है, 2D फ्रांस जो होती है, और हमारी 3700 किलोमीटर है। तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और फिर काफ़ी काम हो चुका है। ये नेशनल गेम की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी, नहीं तो 1 मई को हमारी स्टार्ट हो जानी थी। तो नेशनल गेम आ गए 22 से 23 मई। अच्छा, कराची के हवाले से कलीम साहब ये बताएंगे कितने साइकिलिस्ट इस वक्त तक आपने तैयार कर लिए हैं? अच्छा, यहाँ मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी इदारों में साइकिलिस्ट हैं 150 करीब साइकिलिस्ट, वो सब के सब मेरे लाए हैं। सब मैंने 81 से मैंने तैयार करने शुरू किए थे, सब के सब मुलाजिम तो जितने भी हैं तो 99% मेरे लाए तैयार किए हुए साइकिलिस्ट हैं। हर डिपार्टमेंट, आर्मी में, वापडा में, रेलवे में, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं साइकिलिंग खुद कर रहा था तो उस वक्त मैं भी ज्यादा शियार हुआ था, मैंने जल्द से जल्द रिजाइन करके फिर इसमें आया था आर्मी में, लेकिन उस वक्त भी। अच्छा करीम सर, ये बताइए माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अभी मैं बेल्जियम गया था, हॉलैंड गया था, तो वहाँ मैंने देखा फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, वहाँ पे मतलब जो रोड होता है उसके साथ एक साइकिलिंग का ट्रैक होता है और उसको उन्होंने पिंक कलर का किया, मतलब मुख्तलिफ माले में मुख्तलिफ उसके कलर होते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि यहाँ सिर्फ साइकिल जो है चलेगी और उस पर कोई पैदल चलने वाला नहीं आएगा, और अगर पैदल चलने वाला आता है तो उसका चालान हो जाता है। तो ये बताइए कि इस सिलसिले में आपकी जो फेडरेशन है पाकिस्तान में क्या फेडरेशन ने कुछ नहीं किया, मैंने ज़्यादा तौर पर दिलचस्पी ली तो वसीम अख्तर था, फिर उन्होंने हिल पार्क में बनाया ट्रैक माशाल्लाह। वो फिर मैंने डीएचए से किया, ऊपर से आर्मी से भी मैंने बातचीत करवाई, तो डीएचए ने भी बना दिया, सीयू पे आपने देखा हुआ। लेकिन वहाँ तो पब्लिक भी चल रही है और गधा गाड़ी भी चल रही है, उसमें पब्लिक चल रही है, साइकिलिस्ट टकरा रहे हैं, फिर आगे से बदतमीजी होती है। आप देखें बड़ा खूबसूरत बनाया है उन्होंने, उसके साथ साथ सिर्फ साइकिल और बकायदा बोर्ड लगे हुए, यहाँ सिर्फ साइकिल चलते हो कोई नहीं चलेगा, पैदल अमल कहाँ होता है, लेकिन यहाँ है ही नहीं। वहाँ पान भी थूक गए हैं, सिगरेट के टोटे भी करे हैं और पब्लिक भी चल रही है, पैदल वहाँ वाक किए जा रहे हैं, वो है ही साइकिलिंग का ट्रैक। और डीएचए ने ये बड़ा अच्छा काम किया। तो ये हम खुद कसूरवार हैं कलीम साहब इस चीज के। ये तो कुरान शरीफ में भी है ना, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसको अगर हम आज से शुरू करेंगे, अपनी तीसरी उम्र से, 30 साल की उम्र से बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें, तो इसमें भी 17, 18 या 20 साल लगेंगे एक नई कौम तैयार करने के लिए। हमें बिल्कुल नई कौम तैयार करने के लिए हमें भी 15 से 20 साल का अरसा लग सकता है। कादरी साहब, जिस तरह बात हो रही थी अभी साइकिलिंग के हवाले से, गधा गाड़ी में भी कोई इतना लंबा मार्जिन होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि वहाँ भी ट्रैक की बात हो रही, तो आपने बोर्ड बेसन और मुख्तलिफ जगहों का नाम ले लिया, वहाँ पर भी ट्रैफिक के मसाइल तो होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे साथ ये मामला, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जितने भी जो बाइक राइडर हैं ना, वो तो बाइक राइडर ऐसे होते हैं, वो बस उनकी ये कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले निकलूं। तो अब क्या कहूँ कि जानवर जो होता है उसको हम जितनी भी कोशिश करें रोकने की, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसको भी जल्दी होती है। लेकिन जो बाइक राइडर होते हैं
वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे लिए एक रोड मखसूस किया था कि आप अपने जो फेस्टिवल वगैरह होंगे ऑक्सबे साइड पे एक रोड हमें मखसूस करके दिया था कि वहाँ आप करें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं। तो हमारी अगर रेस होती है प्राइवेट, वो 5 से 10 हज़ार की रेस होती है। वो 5 से 10 हज़ार की रेस में पुलिस हमारे से वो मोकल के सूरत में 20 हज़ार मांगती है, तो उसको हम क्या करें। अच्छा, जब हम लोग रेस कराते हैं कानूनी तौर पे, तो उसमें पुलिस हमारी ड्यूटी पे खड़ी होती है, सिक्योरिटी पे, वहां तो देने पड़ते क्योंकि वहां जुआ चल रहा होता है। अक्सर इसमें जुआ होता है तो पुलिस तो अपना हिस्सा मांगती है फिर, तो अक्सर ये होता है। ये ज्यादा चीजें हो रही होती हैं रेसों के दौरान जी, जो प्राइवेट तौर पे रेस होती है उसमें जुआ लग रहा होता है, टोटल जुआ चल रहा होता है उसमें जुआ बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कादरी आरिफ कादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कलीम अमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।